Requesting absolute pin drop silence, please. हाँ जी, स्टार्टिंग विथ टुडेज डिस्कशन। कल हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था? लेबर का। ऑलराइट। अच्छा जी, हम लेबर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? सिलेबस में है, शाबाश। सिलेबस में क्यों है? अरे आईसीआई ने क्यों डाला सिलेबस में? what are the objective of studying these chapters? शुरू शुरू में हम लेबर कर रहे हैं, उसके बाद हम मटेरियल करेंगे, उसके बाद हम ओवरहेड्स करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट शीट में कोई वैल्यू जा रही है तो कैसे जा रही है? आज हम थोड़ी थोड़ी झलकी लेंगे, टाइम मिला तो थोड़ी थोड़ी झलकी भी लेंगे, व्हाट इज कॉस्ट शीट ऑल अबाउट। बट एक ऑब्जेक्टिव ये है कि वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज कॉस्ट शीट, उसमें एक वैल्यू डायरेक्ट लेबर की पहुंची है तो कैसे पहुंची है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इज हाउ लेबर कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है जी। नाउ कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा? लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन कोई बच्चा मुझे बता सकता है? प्लीज रेज योर हैंड, सिंपल लैंग्वेज में। हाँ जी, change in the composition of labor force. बिल्कुल ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है जी। एंड व्हाई डज स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट मैटर? अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा हो भी रही है, होते रहने दो, क्यों फर्क पड़ता है इसको कंट्रोल करना? कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? रिप्लेसमेंट। अल्टीमेटली अब आप ये भी देखिए कि अगर हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन आवर वर्कफोर्स आर न्यू पीपल, अनट्रेन्ड पीपल, तो उनको ट्रेन करने की कॉस्ट ही लगती रहेगी सारा टाइम, राइट? एंड आज भी हम एक चीज पढ़ने वाले हैं कि नए लोग हैं, शुरू शुरू में काम करेंगे, स्लो स्पीड से करेंगे। यही पुराना वर्कर टिका रहता, वो तो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिव स्पीड तक पहुंच चुका था, ज्यादा आउटपुट बना देता कम टाइम में। नया वर्कर है, धीरे धीरे काम करेगा। अच्छा, धीरे धीरे काम तो करेगा, जो करेगा वो अल्टीमेटली गलत भी करेगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना देगा, फिर उसको ठीक करने की रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी लगती है। सो ऑब्वियसली लेबर टर्नओवर कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसको जी मेजर करना है। अब मेजर करने के 5 मेथड्स आ गए। अब पांचों मेथड में डिनोमिनेटर तो क्या चल रहा है हमारे पास? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एंड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली बिगनिंग और एंड का एवरेज। ओके जी। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी जिससे हम कल वाकिफ हो चुके थे जी। पहली टर्मिनोलॉजी सेपरेशन। सेपरेशन मेथड में न्यूमरेटर में क्या आता है? सेपरेशन। व्हाट डू वी मीन बाय सेपरेशन? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वर्कर चले गए, खुद चले गए, हमने निकाल दिया, या दुनिया से ही चले गए, वट एवर इज द रीजन, अब वो हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं है, दे आर नॉट ऑन रोल एनी मोर। अच्छा जी, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड आया। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो चले गए उसकी जगह, मतलब पहले उस पोस्ट पर कोई और काम कर रहा था, ये अब ये नया इंसान आया है। अच्छा जी, बट एक अलग से हायरिंग और भी होती है, वो होती है न्यू रिक्रूटमेंट। अब वो एक न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है। न्यूली क्रिएटेड पोस्ट का मतलब पहले उधर कोई नहीं था जी, पोस्ट ही नहीं थी। सो पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन आपसे वर्ड पूछ रहा है हाउ मेनी वर्कर्स वर रिक्रूटेड, खाली वर्ड रिक्रूटमेंट है जी, तो इसका मतलब ओनली एंड ओनली न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, इसका मतलब है टोटल रिक्रूटमेंट, जिसको हम प्यार से एक्सेशन भी बोलते हैं। और एक्सेशन इज सिंपली रिप्लेसमेंट एंड न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास न्यू रिक्रूटमेंट मेथड अलग से है, एक्सेशन मेथड अलग से है, और एक है जी हमारे पास फ्लक्स में। नाउ फ्लक्स मेथड के न्यूमरेटर में क्या क्या आता है? और एक्सेशन बोल दोगे, एक्सेशन में अगेन क्या कवर हो गया? रिप्लेसमेंट। बहुत बढ़िया जी। फिर आपने छोटी मोटी चीज और समझी थी एक, कि अगर कुछ मिसिंग फिगर की बात हो गई तो वर्कर्स एट बिगिनिंग में माइनस करोगे, जो चले गए, ऐड करोगे तो बच गया वर्कर एट बिगिनिंग। बहुत बढ़िया। फिर अगर सामने से हमें बात बताई जा रही है फॉर अ ड्यूरेशन विच इज नॉट अ कंप्लीट ईयर, लेस देन अ ईयर, से अ वीक, अ मंथ और अ क्वार्टर और 6 months, तो एक कॉन्सेप्ट एडिशनल निकल कर आता है, इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट।
सिंपली जो भी हमारे पास टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड है, लेट अस से फॉर अ क्वार्टर, तो उसको तो आप न्यूमरेटर में रखोगे, डिनोमिनेटर में डेज इन दी क्वार्टर इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, एंड फिर उसके बाद डेज in the year. And if question is silent, number of days in the year 365. कभी भी ये नहीं कहना कि मैम अगर हम 360 ले लें ना, बिल्कुल क्रिस्प कड़क आंसर आता है, डेसिमल में बात नहीं जाती, वो बचपन वाली चीजें भूल जाना। अब 365 डेज ही लेना है। ये बात एप्लीकेबल है नॉट जस्ट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एफएम, जहां पे भी नंबर ऑफ डेज चला, क्वेश्चन सामने से कुछ नहीं कह रहा, आपने हर जगह 365 ही लेना है। ठीक है जी, सारी बातें रिकॉल है जी। ऑल राइट, कोई होमवर्क नहीं था? नहीं था ना? No. ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट में फर्स्ट क्लास थी, ऐसा थोड़ी ना होता है। होमवर्क हमारी तरफ से आशीर्वाद होता है, रोज लेके जाया करो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन योर बुक। ठीक है, हैविंग सेड दैट, कॉपी में भी करना है हमने। ये नहीं कहना कि मैम बुक में है तो सही, हम कष्ट क्यों करें, यहाँ पर कष्ट करने के लिए ही आए हैं। आइए जी आइए, क्वेश्चन पढ़ें। Question number 12 on page number 3.9. Course Consultancy Limited is engaged in BPO industry. One of its trainee executives in the personnel department has calculated labor turnover rate 24.92% for the last year using flux method. कह रहे हैं वहां पे कोई ट्रेनी एग्जीक्यूटिव है, उसने ऑलरेडी फ्लक्स मेथड के हिसाब से रेट निकाला हुआ है। Following is some data provided by personnel department for the last year. By the way, personnel department मतलब HR department समझ लो। फिर आप ये देखिए, हमारे पास अलग अलग एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन है, टेबल में 8 टोटल डेजिग्नेशन है। अब टेबल में एट द बिगिनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइंट। अब ज्वाइंट का क्या मतलब होता है बेटा? एक्सेशन। फिर लेफ्ट का क्या मतलब हो जाएगा? सेपरेशन। और एट द एंड भी है। टेबल में जहां जहां पर तो हमारे पास ऐसे डैश है, दैट इज 0, बट जहां पर क्वेश्चन मार्क है, दैट इज अ मिसिंग फिगर। ठीक, नाउ एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। आप सभी ने अकाउंट्स में कंसोलिडेशन पढ़ लिया है, वहां पर पता ही होगा सब्सिडरी क्या होती है जी। तो हमारी सब्सिडरी से कुछ एम्प्लॉइज हमारे पास आ गए हैं। अब ये डेजिग्नेशन क्या है? सीनियर वॉइस एजेंट और सीनियर डेटा प्रोसेसर। बाय द वे, ये ऊपर भी है डेजिग्नेशन दोनों। ठीक है जी, और ये हमारे पास 8 and 26 आए, और कौन सी हेडिंग में रखा गया इनको? ज्वाइंट में। बेसिकली जो सब्सिडरी से हमारे पास आए, हमने तो बोल दिया हमारे पास ये ज्वाइन करेंगे। ठीक, ऐसे ही एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी, हमने सब्सिडरी को भेज दिए, तो हमारी तरफ से जी वो लेफ्ट है, सेपरेशन है। और अगेन टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर, उन्हीं 8 में से कोई 2 डेजिग्नेशन है। ठीक, नाउ at the beginning of year there were total 772 employees on the payroll of the company. Opening strength of supervisor, voice agent and assistant manager were in the ratio of 3:3:2. ये ऊपर टेबल में जाना, ये 3 डेजिग्नेशन सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, इनकी ओपनिंग स्ट्रेंथ वैसे भी मिसिंग थी, पर जो है आपस में रेशियो 3:3:2 में है। ठीक है जी, ये भी देख लेंगे बात। Company has decided to abandon the post of team leaders and consequently all of the team leaders were transferred to subsidiary company. बेटा जी मुझे बताना टीम लीडर्स कितने ट्रांसफर हुए थे? टेबल बता रहा था 60। तो पॉइंट इज कि अब जितने टीम लीडर्स थे सारे के सारे भेज दिए, तो कैन वी से बिगिनिंग में भी 60 लोग ही होंगे। जब हमने ये पोस्ट ही अपने पास खत्म कर दी, तो ऑब्वियसली कोई नए भी नहीं ज्वाइन करे थे, 60 थे, 60 के साथ हमने सेपरेट करवा दिया। ठीक है जी, फिर उसके बाद company and its subsidiary are maintaining separate set of books of account and separate personnel department. देखिए, हम और हमारी सब्सिडरी है तो एक ही ग्रुप का हिस्सा, बट बिकॉज वी हैव सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, अलग अलग एंटिटीज हैं, तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि जो हमने सब्सिडरी को भेज दिए हमारे लिए, तो इंडिविजुअल एंटिटी के लिए तो वो सेपरेशन ही है। ऐसे ही जो सब्सिडरी से चलकर हमारे पास आए, हम ये नहीं बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा जी, फर्क पड़ा, हमारे लिए तो वो ज्वाइनिंग ही है, एक्सेशन ही है। ठीक, now you are required to calculate labor turnover rate using replacement and separation method and verify the labor turnover rate calculated under flux method by trainee executive of course consultancy limited. बिल्कुल पहली लाइन में क्या बोला था? ट्रेनी एग्जेक्टिव ने कुछ कैलकुलेट किया हुआ था फ्लक्स का,
24.92। अब देखिए, आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो है ट्रेनी एग्जेक्टिव, आप उसकी बात वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी उस ट्रेनी ने सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया। ऑलराइट जी, सो पॉइंट इज, हमने इस क्वेश्चन में कौन कौन से मेथड सॉल्व करने हैं, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन और फ्लक्स। नाउ इसके लिए मुझे क्या क्या वर्किंग्स पहले से चाहिए। पहली बात, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे आएगा, बिगिनिंग और एंड फिगर आउट करो, उनका एवरेज आ जाएगा। फिर अलग से फिगर आउट करना है सेपरेशन, बताओ सेपरेशन कुछ कुछ है, कुछ कुछ गायब भी हो सकती है। फिर रिप्लेसमेंट बताओ, फिर एक्सेशन भी कुछ कुछ है सामने। तो ये सारी बात हमने फिगर आउट करनी है इन आवर वर्किंग नोट्स। मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। अच्छा बच्चे, एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर नोट्स ना, इन एवरी लेक्चर आपको टॉप पर ना लेक्चर नंबर लिख लेना चाहिए। जैसे आज आपका लेक्चर नंबर 2 है, दिस वे योर नोट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। ठीक है, या डेट डालो या लेक्चर नंबर डालो। एंड वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी, आपने एम्प्लॉइज की डेजिग्नेशन के नाम लिखने हैं 8, फिर नंबर एट बिगिनिंग, फिर नंबर एट एंड। फिलहाल ये टेबल बनेगा जिसमें ये 3 कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स, नंबर एट बिगिनिंग एंड नंबर एट एंड। चलिए जी, अब एक एक लाइन छोड़ते हुए आपने 8 डेजिग्नेशन के नाम लिखने हैं। सबसे पहले डेजिग्नेशन कौन सी है, डेटा प्रोसेसर। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िए, अगली डेजिग्नेशन, इस तरीके से नाम लिखते चलिए। ठीक है जी। आठों डेजिग्नेशन के नाम लिखिए और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि टेबल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी डेजिग्नेशन से रिलेटेड है। थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ जी, एक तो सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, इनकी ओपनिंग स्ट्रेंथ 3:3:2 की रेशो में है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन टेबल ने क्या, टेबल के बाद इंफॉर्मेशन में क्या है कि टीम लीडर वाली पोस्ट जो है वो खत्म कर दी थी, तो टीम लीडर में भी कुछ ना कुछ छोटी सी एडजस्टमेंट है। नाउ अब स्टार्ट करें टेबल। डेटा प्रोसेसर की बात करते हैं। इनका नंबर एट बिगिनिंग क्लियर कट सामने अवेलेबल है, 540, एट द एंड 1560, बात खत्म, कोई मिसिंग फिगर नहीं थी। नाउ पेरोल प्रोसेसर में ध्यान से देखिए, पेरोल प्रोसेसर में एट द एंड तो नंबर है बच्चे 40, राइट, बिगिनिंग वाला गायब है। बट मेरे पास जो अदर डिटेल है वो है लेफ्ट की और ज्वाइंट की। तो अगर हम कुछ एक रिवर्स वर्किंग करें कि देखो एंड में वर्कर थे 40, एड बैक कर दो जो चले गए, एड बैक कर दो जो चले गए, कितने चले गए 60, माइनस कर दो जो नए आए 20, तो ये नंबर कितना बना 80। तो क्लैरिफाई दिस वंस अगेन, ध्यान से देखिए, आपने अभी तक क्या सीखा है, वर्कर एट बिगिनिंग में माइनस कर दो सेपरेशन, ऐड कर दो एक्सेशन, तो क्या बच जाता है एंड। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं कि एंड वालों में माइनस कर दो एक्सेशन, ऐड कर दो सेपरेशन, तो आ जाएगा बिगिनिंग। सभी को क्लियर है ये बात, ठीक है जी। नाउ सुपरवाइजर में जाएं। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर में ओपनिंग स्ट्रेंथ नहीं है ना क्लोजिंग स्ट्रेंथ है। और कोई इसकी एडजस्टमेंट या टेबल में सब्सिडरी का आना जाना, सब्सिडरी से रेशियो है, चलो अभी के लिए इसको होल्ड पे रख रहे हैं। वॉइस एजेंट में भी अगेन रेशियो वाली बात आ जाएगी।
एंड असिस्टेंट मैनेजर, एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर का एंड का नंबर गिवन है बच्चे, 30। नाउ प्लीज नोट, असिस्टेंट मैनेजर हमारी तरफ से लेफ्ट भी है जब हमने सब्सिडरी को ट्रांसफर किए। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, अपनी बुक में ना रफ वर्किंग में काइंड ऑफ आप ना ये वाली बात टेबल में फिट कर ले कि जैसे इधर 8 एंड 26 है ना, ये 8 एंड 26 यहां पर काउंट हो जाएगा जो एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी है, ताकि टेबल एक साथ ही देखा जाएगा। और ऐसे ही टीम लीडर 60 चले गए थे और असिस्टेंट मैनेजर 10। बार बार ना फिर सब्सिडरी वाली इंफॉर्मेशन देखने नहीं पड़ेगी, टेबल में सब कुछ सामने आ गया। ठीक है, तो अब असिस्टेंट मैनेजर वाली बात सॉल्व करें। चलिए जी, तो असिस्टेंट मैनेजर शुरू शुरू में तो हमारे पास, सॉरी एंड में हमारे पास 30 है। अच्छा जी, फिर लेफ्ट जो हो गए वो ऐड बैक कर दो, कितने लेफ्ट है 10, और माइनस कर दो जो आए 20, तो ये नंबर मेरे पास कितना बन गया 20। बताइए जी, असिस्टेंट मैनेजर की बिगनिंग स्ट्रेंथ 20, सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अब आप सोचिए, ये तीन डेजिग्नेशन की ओपनिंग स्ट्रेंथ वाज इन द रेशियो ऑफ 3:2 तो उसके हिसाब से फिर सुपरवाइजर क्या हो गया 30 और वॉइस एजेंट भी क्या आ गया 30, सिंपली। अगर असिस्टेंट मैनेजर 2 है तो सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट क्या है 30 और 30। ये भी बात डन हो गई। नाउ क्या हम सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट का एंड नंबर निकाल सकते हैं? देखिएगा, बिगनिंग में सुपरवाइजर 30 है, फिर ज्वाइन किया 60, कोई लेफ्ट नहीं है तो एंडिंग नंबर 90। वॉइस एजेंट पर आ जाओ, बिगनिंग में ये नंबर 30 है, ज्वाइन किया 20, लेफ्ट भी 20 है तो एंड का नंबर 30। दैट्स इट, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब सीनियर वॉइस एजेंट पर आ जाओ जी, ये तो क्लियर ही है, 4 और 12। सीनियर डेटा प्रोसेसर 8 एंड 34। टीम लीडर को लेकर देखना, 60 बिगिनिंग में होंगे क्योंकि उतने ही ट्रांसफर किए थे, पोस्ट खत्म कर दिए तो ऑब्वियसली कोई ज्वाइनिंग नहीं है, और एंड नंबर 0। अब आप लगाएं जी टोटल, और जिनको क्लियर है वो टोटल लगाना, जिनको कुछ बात नहीं समझ में आई प्लीज पूछिए, कोई भी एक डेजिग्नेशन को लेकर बिगिनिंग या एंडिंग स्ट्रेंथ टोटल लगाइए। हाँ जी, 772, ये तो क्वेश्चन भी बता ही रहा था, क्या हमने वेरीफाई कर लिया 772 और एंडिंग 1796, बिल्कुल ठीक है जी 1796। हाँ जी, और उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 1284। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, 1284 हो गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपने फिर से एक टेबल बनाना है आठों डेजिग्नेशन के लिए, जिसमें पहली पर्टिकुलर्स, और उसके बाद देखिएगा आप जॉइंट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जॉइंट वर्ड यूज कर रहे हैं, हमें पता है वो क्या होता है जी, टैक्सेशन।
फिर क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया है लेफ्ट, हमें पता है वो क्या होता है जी, सेपरेशन। नाउ थिंग इज, हमें फॉर रिप्लेसमेंट मेथड रिप्लेसमेंट भी चाहिए जी, वो हम खुद फिगर आउट करेंगे, और एक लास्ट कॉलम जरूर बनेगा न्यू रिक्रूटमेंट का। तो हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स बन रहे हैं, पर्टिकुलर्स, लेफ्ट, रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट। अगेन 8 डेजिग्नेशन के नाम, डेटा प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर वॉइस एजेंट, सीनियर डेटा प्रोसेसर और टीम लीडर। हाँ जी, एक एक करके डेजिग्नेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डेटा प्रोसेसर में जॉइंट कितना है, एक्सेशन 1080 एंड लेफ्ट क्वेश्चन बता रहा है 60। देखिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट मेथड हमको करना है तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। नाउ यू विल टेक अ वेरी सूटेबल एंड लॉजिकल अजम्पशन कि देखो 60 लेफ्ट है तो इनकी जगह 60 तो आई ही होंगे, एक बार ये मान के चलो, क्योंकि हमने इतनी तो ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। तो पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली पुरानी सीट भरने की है, मतलब पहली प्रायोरिटी रिप्लेसमेंट की है। उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग हुई है तो फिर वो किस बात की हुई है, न्यू रिक्रूटमेंट की। सो कैन वी से न्यू रिक्रूटमेंट इज एक्सेशन माइनस रिप्लेसमेंट, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एक्सेशन मेरे पास टोटल कितनी है, टोटल कितनी ज्वाइनिंग्स है 1080, 60 रिप्लेसमेंट वाली आ गई, तो न्यू रिक्रूटमेंट कितनी 1020। ठीक, चलो जी, डेटा प्रोसेसर सभी को क्लियर। अब पेरोल प्रोसेसर पर आओ, ज्वाइंट कितना है जी 20, लेफ्ट कितना है 60। नाउ पॉइंट इज 60 पोस्ट खाली पड़ी हैं, बट मैंने टोटल ज्वाइनिंग किसकी करवाई, कितनी करवाई है 20। अब ये भी एक लॉजिकल बात है कि पहले तो आप पुरानी सीटों को भरोगे, ऐसा कभी नहीं होगा अच्छा मैम पुरानी सीटें हमने खाली रहने दी, हमने तो जी न्यू रिक्रूटमेंट करवा ली, ये गलत हो जाएगा। अल्टीमेटली पहली प्रायोरिटी पुरानी सीट भरने की है, तो पुरानी सीट 20 भरी गई, अभी भी रह गई होंगी 40 सीट्स खाली, कोई बात नहीं जी। पॉइंट इसको न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी, न्यू रिक्रूटमेंट तभी होगी जब मेरी रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है ये बात, आगे बढ़िए प्लीज। सुपरवाइजर 60 ज्वाइंट है और लेफ्ट कितने हैं 0। जब कोई सेपरेशन ही नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सो ऑल 60 ज्वाइनिंग्स आर फॉर न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक, आगे बढ़िए जी। वॉइस एजेंट 20 एंड 20, तो 20 ही रिप्लेसमेंट हुई है, कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। असिस्टेंट मैनेजर पर आ जाओ, 20 ज्वाइनिंग्स है और सब्सिडरी को कुछ भेजे हमने 10 भेजे। सो अगर 10 सेपरेशन है तो 10 रिप्लेसमेंट मान लो, रिप्लेसमेंट कंप्लीट होने के बाद भी अगर ज्वाइनिंग है तो वो है न्यू रिक्रूटमेंट की। पहले 2 कॉलम्स तो क्वेश्चन बता रहा है 20 ज्वाइनिंग है 10 लेफ्ट है, 10 लेफ्ट है तो 10 ही रिप्लेसमेंट हो गई, और फिर भी अगर कोई ज्वाइनिंग बच गई है तो वो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए है। विद मी सो फार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ है तो बता दो, रुक सकते हैं यहाँ पर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलिए जी, सीनियर वॉइस एजेंट आप लोग बताएंगे, मेरे पास 8 ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है, तो सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट है, क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
Hence, all 8 joinings are for new recruitment. Senior data processor जी 26 ज्वाइनिंग है. क्या कोई लेफ्ट है? नो. तो सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट. व्हाट अबाउट टीम लीडर जी? सेपरेशन 60 है क्योंकि पोस्ट अबैंडन्ड है तो कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है. ऑब्वियसली पोस्ट अबैंडन्ड है तो सेपरेशन की कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है. ऑब्वियसली कोई न्यू रिक्रूटमेंट भी नहीं है. टोटल लगा लेंगे जी प्लीज. टोटल. अब मुझे आप बताइए टोटल एक्सेशन कितनी है? 1 2 3 4. टोटल सेपरेशन कितनी है जी? 210. टोटल रिप्लेसमेंट कितनी है? 110. और न्यू रिक्रूटमेंट 1124. देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए. इस वर्किंग नोट में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता देंगे. हाँ जी, एक नोट लिखना है. पहले लिख लीजिए. सिंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी आर मेंटेनिंग separate set of records and separate personnel department. Since company and its subsidiary are maintaining separate set of records and separate personnel department, comma, transfer to and from subsidiary are considered as separation and accession respectively. ट्रांसफर टू मतलब जो सब्सिडरी को गया वो सेपरेशन माना जाएगा. ट्रांसफर फ्रॉम जो सब्सिडरी से आया वो एक्सेशन माना जाएगा. ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम सब्सिडरी आर कंसिडर्ड एज सेपरेशन एंड एक्सेशन रिस्पेक्टिवली. अच्छा, नोट बुक में नहीं कॉपी में ही लिखना था. लेकिन फिर बुक पर तो ये आ जाएगा दोनों में. सोल्यूशन है आपके पास वैसे? ठीक है, दोनों में लिख लो चलो. बट पॉइंट इस पढ़ते हुए क्या हम आंखों से स्कैन करेंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन देख लिया, सोल्यूशन दिखा नहीं. सोल्यूशन के लिए कॉपी तो खोलोगे. अगर सोल्यूशन इसका बुक में है बेटा तो ना बुक में ये नोट भी है, आप चेक करो. ये देखो ये वाला. ठीक है जी. ऑल राइट. हाँ जी, ये नोट क्लियर है सभी को? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ऑल राइट, मेन सोल्यूशन पर आते हैं. पहली रिक्वायरमेंट क्या मांग रही है? सेपरेशन और रिप्लेसमेंट. कैलकुलेट करके बताओ मेथड. लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन, लेबर टर्नओवर रेट एज पर रिप्लेसमेंट. बताइए जी बताइए. ओके जी, ठीक है जी. ठीक है, सभी को मौका देते हैं कैलकुलेट करने का. जिन्होंने फर्स्ट रिक्वायरमेंट कर ली है वो सेकंड रिक्वायरमेंट पर भी आ जाओ. फ्लक्स मेथड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना.
हाँ जी, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मेथड के आंसर्स 8.57% एंड सेपरेशन का 16.36 या 16.37, जो भी चलो आपके पास होगा। आ रहे हैं जी आंसर। और अब सेकंड रिक्वायरमेंट में लेबर टर्नओवर रेट एज पर फ्लक्स मेथड। मोर देन 100% आ रहा है, आएगा आएगा, कितना आ रहा है? 112.4। सभी बच्चे पहले कैलकुलेशन वाला काम कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने गलत निकाला, दिख ही रहा है गलत निकाला है, क्यों निकाला है वो देख लेते हैं। हंड्रेड एंड 12.46%। हाँ जी, सभी के पास हो गया फ्लक्स मेथड का भी। ओके, नाउ हमने अपना कंक्लूजन देना है दैट रेट कैलकुलेटेड बाय ट्रेनी एग्जीक्यूटिव इज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट। बट सिंस वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम ये नहीं बोलेंगे हाँ भाई तू गलत है, ओके टाटा बाय बाय। तू गलत क्यों है, उसकी गलती भी बतानी है। उसने क्या गलती की है जी? उसने न्यू रिक्रूटमेंट नहीं कंसीडर किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, उसने न्यू रिक्रूटमेंट नहीं कंसीडर किया। नाउ आई विल टेल यू कि माजरा क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। जो बीकॉम की किताबें है ना स्पेशली, वो फ्लक्स मेथड पता है कैसे लिखते हैं? ध्यान से सुनना। इफ देयर आर नो न्यू रिक्रूटमेंट, तो फ्लक्स मेथड के न्यूमरेटर में आएगा सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट। फिर कहते हैं दूसरा डब्बा बनाकर, इफ देयर आर न्यू रिक्रूटमेंट, तो न्यूमरेटर में न्यू रिक्रूटमेंट भी तुम जोड़ लेना। ये है फ्लक्स मेथड ना। बीकॉम वाले बच्चे बीकॉम वाले ही होते हैं, उनको पहले डब्बे में जो दिख गया उन्होंने वो रट लिया और फिर वही फॉलो करते रहे। सो वाकई जेन्युइनली जिस क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रिक्रूटमेंट दी होगी वो लगा रहे होंगे ये वाला काम। गलत हो जाता है जी। मैंने तो नहीं आपको ऐसे सिखाया, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, क्या? ये वाला। जहां पे न्यू रिक्रूटमेंट है ही नहीं, वो जीरो है, तो अपने आप ये चीज जीरो हो जाती है। बचता क्या है? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट ही तो बचता है। फिर ये अलग से बताने की क्या जरूरत थी दैट इफ देयर आर नो न्यू रिक्रूटमेंट सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट ले लो, और अगर न्यू रिक्रूटमेंट है तो उसको भी जोड़ देना। भाई क्यों भाई ऐसे दो दो चीजों में क्यों उलझाना बच्चे को? ये बीकॉम की किताबें करती है जी। तो ट्रेनी एग्जेक्टिव भी बीकॉम की किताब से पढ़ के आ रहा होगा, तो जेनुअली न्यू रिक्रूटमेंट थी, उसको तो रटा हुआ था पहले वाला फॉर्मूला, उसने वही लगा दिया। ये गलती होती है जी। ठीक। सो पॉइंट इज, आपने कंक्लूजन क्या देना? अब ये नहीं बोलोगे कि हाँ जी तो बीकॉम करके आया हो इसलिए देखो पता। आपने बस सिंपली ये बताना है। लिखिए, मैं डिक्टेट करवा रही हूं, लिखिए। लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट एज पर फ्लक्स मेथड, लेबर टर्नओवर रेट एज पर फ्लक्स मेथड calculated by, labor turnover rate as per flux method calculated by trainee executive is incorrect, is incorrect because trainee executive is incorrect, trainee है ना, is incorrect because new recruitment is not considered, new recruitment is not considered in such calculation, new recruitment is not considered in such calculation। ठीक है जी। आप बेशक एक बार वेरीफाई भी कर लो कि अगर आप फ्लक्स मेथड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन और रिप्लेसमेंट ले रहे हो, न्यू रिक्रूटमेंट नहीं ले रहे हो, आंसर 24.92 आ रहा है जो उसने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, बट ऑब्वियसली दैट इज एन इनकरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। डन हो गया जी। ये सेम क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल में तो नहीं है, बट आईसीए के रिसोर्सेज आरटीपी वगैरह में देखने को मिल जाते हैं कभी कभार। ऑलराइट अच्छा, मुझे कंफर्म करना इन दिस टॉपिक ऑफ लेबर टर्नओवर एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 13, ये दो पेंडिंग है। 9, सॉरी 14, 9 और 14, उसके बीच में 10, 11, 12, 13 हो चुके हैं।
ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 अलग बात कर रहे हैं. नाउ there is one thing called calculation of loss that had happened due to labor turnover. जी पुराने सीखे सिखाए लोग चले गए, उनकी जगह नए लोग आए हैं, तो कंपनी को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है. वो नुकसान कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसकी बात करनी है. बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट सिखाना है. आपने कल ही एफएम की क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके क्या वर्ड बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ लेट अस अज्यूम कि एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 है और उसका वेरिएबल कॉस्ट 4 है, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? 6. मान लीजिए हमारे पास लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में हमारे पास बिक रहे थे 100 यूनिट्स. अब 100 यूनिट्स के हिसाब से मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनवाइए. 1000 रुपीज की सेल वैल्यू, 400 का वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितनी? 600. मान लीजिए फिक्स कॉस्ट हमारे पास चल रही है 250 रुपीज की, तो हमारे पास जो ये 350. अब अच्छे ध्यान से सुनना, एफएम में आप इसको क्या बोल रहे हो? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. ईबीआईटी. ईबीआईटी का एक और नाम है ऑपरेटिंग इनकम. एक और चीज कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर वैसे आगे की बात है बट अभी सिखा रही हूँ. कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए प्रॉफिट ही यही है. कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो प्रॉफिट होता है ना वर्ड, वो ईबीआईटी है. बिकॉज ईबीआईटी के आगे की जो कहानी होती है, इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है जी. तो कॉस्ट अकाउंटिंग जिसे प्रॉफिट बोलती है, एफएम उसे ईबीआईटी बोलता है. तो अगर मैंने यहां पर या फ्यूचर चैप्टर्स में वर्ड प्रॉफिट लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ईबीआईटी ही है. ठीक, ओके. नाउ ड्यू टू लेबर टर्नओवर, करंट ईयर में क्या हुआ कि ओनली एंड ओनली 90 यूनिट्स बन पाए. बिकॉज अगेन क्या था कि जो वैकेंसी क्रिएट हुई वो इमिडिएटली फिल नहीं कर पाए, तो जिन आवर्स में काम हो सकता था वो हो ना पाया. ये भी कारण हो गया. वर्कर आए, नए वर्कर, उनको सिखाने में टाइम लग गया, उन्होंने फिर स्लो स्पीड से काम किया, तो अल्टीमेटली पिछले साल तो 100 यूनिट बन पाए थे, इस बारी 10 यूनिट का नुकसान हो गया, 90 यूनिट्स बन पाए. तो मुझे एक बार 90 यूनिट्स के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनवाना. 900, 360 कंट्रीब्यूशन, 540. फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा जी. अब बताना. 29. इफ आई आस्क यू कि प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कितना है? 60 का, राइट? कैन आई से प्रॉफिट लॉस्ट इज अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन लॉस्ट? अग्री विद दिस? ठीक है, एक तो ये चीज होगी. नाउ आप कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. सब लिखवाया जाएगा आपको, डोंट वरी. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम प्यार से पीवी रेशो भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन ही इसका फॉर्मूला है. इसकी डेफिनेशन है जी कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है. तो मेरे साथ डेफिनेशन रिपीट करो. कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है. नाउ पीवी रेशो, चाहे आप एक यूनिट के लिए कैलकुलेट करो, एक यूनिट के लिए कैलकुलेट करो, तो क्या कंट्रीब्यूशन 6, सेलिंग प्राइस 10 का कितना परसेंट है जी? 60%. आप 100 यूनिट के लिए कैलकुलेट करवाओ जी, कंट्रीब्यूशन 600, 1000 का कितना परसेंट है? 60%. आप 90 यूनिट वाले डेटा में कैलकुलेट करवाओ, 540, 900 का कितना परसेंट है? 60%. सो पीवी रेशो रिमेन्स द सेम. किसी भी आउटपुट लेवल की बात कर लो, चाहे आप 1 यूनिट की बात कर लो या 10 करोड़ यूनिट्स की बात कर लो, पीवी रेशो तो 60% ही रहने वाली है. एज लॉन्ग एज मेरा सेलिंग प्राइस 10 है और वेरिएबल कॉस्ट 4 है, कंट्रीब्यूशन 6 पर यूनिट है. ठीक. इवन फॉर वैल्यूज जो डिफरेंशियल वैल्यूज है, मुझे बताना डिफरेंशियल सेल्स कितनी है? सेल्स कितने से गिरी? 100 से. तो वेरिएबल कॉस्ट कितने से गिरा? 40 से. तो कंट्रीब्यूशन लॉस कितनी है? 60. तो हम ये भी कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस्ट सेल्स लॉस्ट का कितना परसेंट है? अगेन 60%. सो अब डिफरेंशियल फिगर्स में भी ये चीज एप्लीकेबल है कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स. वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स. अगर मैं यहां पर बोलूं चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स, तब भी वो आंसर 60% ही रहने वाला है. नाउ लेट अस से मेरे सामने कोई क्वेश्चन आया, उसने मुझे ये नहीं बताया कि बिना लेबर टर्नओवर के कितना आउटपुट बन सकता था. उसने मुझे 100 यूनिट नहीं बताए,
उसने ये नहीं बताया कि लेबर टर्नओवर की वजह से एक्चुअल आउटपुट कितना बना। उसने सीधी मुझे एक बात बताई कि ना लेबर टर्नओवर की वजह से सेल्स लॉस्ट जो है वो 100 रुपए की है, कंपनी ने रेवेन्यू जो कम जनरेट किया वो 100 रुपए से कम रेवेन्यू जनरेट किया। और क्वेश्चन ने मुझे सामने से पीवी रेशो बता दीजिए 60% है। ठीक है, अब आप देखो मेरे पास सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है, सेल्स लॉस्ट और पीवी रेशो। क्या मैं यहां से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ? बिकॉज पीवी रेशो का क्या मतलब है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, या कंट्रीब्यूशन लॉस्ट सेल्स लॉस्ट का कितना परसेंट है। जी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इसका 60% है, हेंस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज 60। और वट एवर इज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट वही प्रॉफिट लॉस्ट भी बन जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में किस चीज का फर्क है, फिक्स कॉस्ट, वो तो लॉस्ट होगा ही नहीं जी, वो तो अमाउंट ही सेम रहती है, तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ही प्रॉफिट लॉस्ट है। बताइए जी, एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझ में आई? अगर हम इसको अपने कॉन्सेप्ट में लिखें, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपके पास कोई ब्लैंक स्पेस होगी जी, पेज नंबर 3.8 पर देखिएगा। लास्ट में जो कौन से वाला? ये वाली चीज देखिए, क्वेश्चन ना मुझे सामने से सिर्फ इतना बता रहा है दैट ड्यू टू लेबर टर्नओवर 100 रुपीज की सेल्स लॉस्ट हो गई थी, मतलब रेवेन्यू जो जनरेट हो सकता था हो ना पाया, 100 रुपए से कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और क्वेश्चन ही मुझे ये पीवी रेशो बता रहा है। पीवी रेशो का मतलब क्या होता है कृष्णा? चेंज इन चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स, या सिंपली बेसिक डेफिनेशन तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स है, बट उसको हम बोलते हैं कि चेंज भी वही होता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स। सो पॉइंट इज, अगर मेरी सेल्स चेंज हो रही है 100 रुपए से और पीवी रेशो 60% है, तो कंट्रीब्यूशन कितने से चेंज हो रही है? 100 × 60%, 60 रुपीज से। और जो भी जितने से भी कंट्रीब्यूशन चेंज होती है उतने से प्रॉफिट भी चेंज होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है। ये चीज है। बच्चे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशन वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा इन चैप्टर कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, वो वॉल्यूम 2 में है आपके पास। उधर बहुत डिटेल में बात होती है। जो लिमिटेड बात थी वो थी कि कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, वो लिखना है हमने। इनफैक्ट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का मतलब लिखना है जी पेज नंबर 3.8 पर। आइए जी आइए। हाँ जी, सबसे पहले तो लिखोगे कंट्रीब्यूशन, इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, फिर आप लिखोगे पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, और करके लिखना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स लॉस्ट इनटू 100। फिर एक चीज लिखोगे, हेंस हेंस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो, एंड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट के ब्रैकेट में लिख लीजिए becomes a part of profit lost. Becomes a part of profit lost. हाँ जी, जो भी आपने कॉन्सेप्ट लिखा एक बार उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। डू यू अग्री विद दिस? पीवी रेशो है कंट्रीब्यूशन लॉस्ट अपॉन सेल्स लॉस्ट इनटू 100, हेंस यहां से ही हमने डिराइव किया कि कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। और जो भी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ रही है वो प्रॉफिट लॉस्ट का एक हिस्सा बन जाती है, बिकॉज प्रॉफिट लॉस्ट में और भी बातें आती है, वो हम क्वेश्चन देखेंगे। और भी प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है या लेबर टर्नओवर की वजह से और भी लॉसेस हो जाते हैं, बट वन ऑफ द लॉसेस इज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। नोट हो गया जी? ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन टेकअप करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आई वॉन्ट यू ऑल
टू गिव इट अ वेरी जेनरिक रीडिंग। मतलब ये नहीं सोचना कि अच्छा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आपने रीडिंग ऐसे लेनी है कि जो बात इंग्लिश में बोली हुई है वो हमें हिंदी में समझ में आ रही है कि नहीं, बस वैसी रीडिंग लो। ये नहीं सोचना कि सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अपने लेवल पर एक बार रीडिंग लीजिए। हाँ जी, एक बार के लिए रीड कर लिया। आइए अब इसको दोबारा रीड करते हैं, एक एक लाइन की इंप्लीकेशन रहने वाली है। सबसे पहला पैराग्राफ तो जनरल बात कर रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रिमीडियल स्टेप्स दे वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन मतलब लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। देखिए, अगर लेबर टर्नओवर के पूरे पूरे टॉपिक की बात करें, इट्स नॉट जस्ट मेजरमेंट या इट्स नॉट जस्ट कि प्रॉफिट का नुकसान कितना हो गया। अब एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आता है कि एनालाइज करो व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ज्यादा हो गया और उसको ठीक करने के लिए क्या करेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं। इनफैक्ट दैट इज अ प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर यू, स्कैनर में आपको मिलेगा व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई लेबर टर्नओवर एंड हाउ टू करेक्ट हाई लेबर टर्नओवर। तो अगर जनरल से बात करें, व्हाट कुड बी द रीजंस बताना, तो उसका मेरे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। लेबर टर्नओवर हाई क्यों होती है? प्रिवेंटिव कॉस्ट तो कम होती है, बट पॉइंट इज क्या और भी क्या चीजें हैं बेसिकली लोग, मतलब और भी रीजन हो सकते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट चलो हमने करने की, उनको अच्छे हमने बेनिफिट्स नहीं दिए हुए, और वर्क एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, और ज्यादा काम करवाया जा रहा है, छुट्टियां नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे रीजन बन जाते हैं। वो क्वालिटेटिव बातें हैं। अच्छा, ठीक कैसे करना होता है फिर इस चीज को? सिंपली उनको कीप देम मोटिवेटेड। अब वो मोटिवेटेड आप मॉनिटरी बेसिस पर भी कर सकते हो कि बोनसेस वगैरह पकड़ा दो, या नॉन मॉनिटरी बेसिस पर भी उनके लिए कुछ बेनिफिट्स वगैरह क्रिएट कर दो, पिकनिक्स वगैरह पर ले जाओ, हेल्थ कैंप्स लगा दो वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दो, प्रमोशन के लिए चांसेस दो, हाँ जी, रिकॉग्निशन एंड अवार्ड सिस्टम भी दे दो। तो ये चीजें हैं, तो वहां पर आपको ये आंसर देखने को मिलेंगे। तो कह रहे हैं उस सब में पढ़ने से पहले ये देखना है कि प्रॉफिट लॉस्ट हुआ कितना। नाउ last year sales amounted to 83,03,300 and PV ratio was 20%. Total number of actual hours worked by direct labor force was 4.45 lakh. Actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. अब ये दो सेंटेंसेस को आप दोबारा से देखो। कह रहे हैं जी टोटल काम किया गया था 4,45,000 आवर्स, इसमें से 30,000 ट्रेनिंग के इंक्लूडेड है। ट्रेनिंग में से भी आधे आवर्स यानी कि 15,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव है। तो अगर मैं आपसे प्योरली प्रोडक्टिव आवर्स पूछूं तो 4,45,000 में से आप कितने आवर्स माइनस करवाओगे? 15,000। तो आपके पास प्रोडक्टिव आवर्स आ जाएंगे, वो मैं लिखवा दूंगी वर्किंग नोट। ठीक है जी। फिर as a result of delay by personnel department in filling vacancies due to labor turnover,
1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। कह रहे हैं लोग छोड़कर चले गए हैं, उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट लानी थी वो रिप्लेसमेंट लाने में देरी हो गई है, तो 1 लाख घंटे तो खाली गए, काम करने वाला ही कोई नहीं था, पुराना चला गया, अभी नया कोई आया नहीं है। तो 1 लाख घंटों में काम हो सकता था, आउटपुट बन सकता था, कंट्रीब्यूशन आ सकती थी, आ ना पाई, 1 लाख घंटों का नुकसान। फिर कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग। ड्यू टू लेबर टर्नओवर 4 खर्चे हुए हैं जी। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, इसका क्या मतलब होता है? जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको रफा दफा करने की कॉस्ट होती है, कई बार उसका भी कंपनी को खर्चा पड़ जाता है कि जेन्युइनली वो वेजेस बनती नहीं थी, या कई बार नाराज होकर जा रहे होते हैं तो उनको कई बार ना ड्यू टू लीगल मैटर कुछ ना कुछ कोर्ट नहीं बोल दिया होता कि अच्छा इनको इतनी पेमेंट बनती है, इतनी कॉम्पेंसेशन बनती है। सो समटाइम्स ड्यू टू लीविंग कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है उनकी बात सेटल करने के लिए। मान लो अगला 20 दिन काम करके गया, हमको एज पर लॉ 30 महीने 30 दिनों की सैलरी पकड़ानी पड़ेगी, जो भी रीजन एक्स्ट्रा कॉस्ट है। फिर रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, ये तो क्या हो गया, जो रिप्लेसमेंट आ रही है उनको हायर करना, फिर उनको सेलेक्ट करना, मतलब पूरा जो भी हमारा वो प्रोसेस है, एंड देन एक बार ज्वाइन कर गए तो उनकी ट्रेनिंग। Assuming that potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices, ये वाली लाइन को फिलहाल हम होल्ड पर रखेंगे, पूरा सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस लाइन की इम्प्लीकेशन बताऊंगी। फाइंड द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। अल्टीमेटली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। जी सबसे पहले हम काम करेंगे वर्किंग नोट से। क्वेश्चन नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 1। जो एक बात हमने रीडिंग में ही एस्टैब्लिश कर ली थी कि एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन हमें कितने बता रहा था, 4,45,000। ठीक, इसमें से माइनस कर दो अनप्रोडक्टिव आवर्स इन ट्रेनिंग पीरियड। हाँ जी, वो इन एक्चुअल आवर्स में इंक्लूडेड है। वैसे तो एक्चुअल आवर्स में पूरा 30,000 घंटों का ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड है, बट ट्रेनिंग पीरियड पूरा पूरा अनप्रोडक्टिव थोड़ी ना था, आधा अनप्रोडक्टिव था, 15,000 का अनप्रोडक्टिव था। तुमने 15,000 आज माइनस करवाए, बेशक अपनी क्लैरिटी के लिए लिख सकते हो कि दिस इज कैलकुलेटेड एज 30,000 का हाफ, जो भी है। तो प्योरली प्रोडक्टिव आवर्स मुझे बताओ कितने रह गए, 4,30,000, ये लीजिए। ठीक, दैट्स वर्किंग नोट नंबर 1। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2 में हम आवर्स लॉस्ट की बात करेंगे। आवर्स लॉस्ट का मतलब कि लेबर टर्नओवर की वजह से कितने घंटों का नुकसान हो गया। अगर लेबर टर्नओवर इन दी फर्स्ट प्लेस ना होती तो उन घंटों में भी काम हो जाता, आउटपुट बन जाता जी। देखो, एक तो ये वाले आवर्स लॉस्ट भी हैं, ध्यान से देखो। तो अनप्रोडक्टिव आवर्स इन ट्रेनिंग पीरियड 15,000 घंटों का तो नुकसान हुआ ही हुआ था। और भी आवर्स लॉस्ट है, 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट। ठीक है, तो 1 लाख आवर्स में क्या है, लोग ही नहीं थे जी काम करने को। और 15,000 आवर्स ट्रेनिंग पीरियड वाले क्या थे, लोग थे, ट्रेन हो रहे थे जी, काम तो तब भी नहीं हुआ था। तो टोटल कितने आवर्स का नुकसान हो गया, 1,15,000। ये लो जी वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 3 में आओगे और कैलकुलेट करेंगे हम सेल्स लॉस्ट। बच्चे सेल्स लॉस बिल्कुल हम यूनिटरी मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सभी लोगों का फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि एक्चुअली लास्ट ईयर कितनी सेल वैल्यू जनरेट हुई थी। क्वेश्चन बता रहे 83,03,300। ये सेल वैल्यू तब जनरेट हुई थी जब एक्चुअली काम हुआ था 4,30,000 घंटों के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1 ने बताया प्रोडक्टिव आवर्स इतने थे। अब सोचो, जो 1,15,000 घंटे काम नहीं हुआ होता तो वो भी सेल्स जनरेट करता, तो नहीं कर पाया सेल्स जनरेट, मतलब सेल्स लॉस्ट हो गई। तो कितनी सेल्स लॉस्ट हो गई, इसी चीज को आप तोड़ तोड़ के भी समझ सकते हो, ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनो, अगर मैं अलग से सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन करूं कि जी सेल्स जनरेटेड पर आवर, ये आ गया सेल्स जनरेटेड पर आवर, फिर मेरे पास आवर्स लॉस्ट भी है, तो आवर्स लॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, सेल्स लॉस्ट हो जाएगा। कि 1,15,000 घंटे जो काम ना हो पाया होता तो और फालतू सेल्स जनरेट हो जाती, ना हो पाई तो वो सेल्स लॉस्ट कहला दी गई, सेल्स लॉस्ट। शुड आई रिपीट दिस? कर देते बच्चे, आप ये देखो कि 83,03,300 की सेल्स जनरेट कब हुई थी, जब 4,30,000 घंटे तो काम हुआ था, ठीक है। तो बताओ एक घंटे काम करने पर सेल वैल्यू कितनी जनरेट होती है, ये रुपी वैल्यू बताओ। 19.31। दिस इज सेल्स जनरेटेड पर आवर। अब ध्यान से सुनो, 1,15,000 आवर्स आपने आवर्स लॉस्ट निकाले हुए हैं जी, अगर वो आवर्स लॉस्ट ना होते तो वो कितने की सेल्स जनरेट कर जाते, जो भी आ रहा है 22 लाख समथिंग आ रहा है। सो पॉइंट इज, क्या ये सेल असली में जनरेट हो पाई 22 लाख समथिंग की? नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आवर्स लॉस्ट थे। आवर्स लॉस्ट क्यों थे? क्योंकि लेबर टर्नओवर थी। तो लेबर टर्नओवर की वजह से सेल्स वैल्यू का नुकसान कितना हो गया, यही वैल्यू आ रही है। मैंने बस ये काम डायरेक्टली कर लिया, सेल्स लॉस्ट, एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू आवर्स लॉस्ट, सिंपल है। बताइए जी, क्लियर है ये? हाँ जी। मतलब अगर सारे 8 काम सीधे करके 545 नहीं, 4,45,000 में 15,000 आवर्स मेरे अनप्रोडक्टिव इंक्लूडेड है ना। अनप्रोडक्टिव का मतलब ही क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव, मतलब आउटपुट तो बना ही नहीं था, आउटपुट बना नहीं था तो सेल्स भी नहीं जनरेट हुई। मैं उसी की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, 83 लाख जब सेल्स थी तो लास्ट ईयर आवर्स भी कितने गिवन है आपको, 4,45,000। बट ये 4,40,000 क्या पूरे पूरे वर्किंग आवर्स थे, एक्चुअली प्रोडक्टिव आवर्स थे? नो। वो भी क्वेश्चन ने आगे फर्दर इंफॉर्मेशन में बताया है कि इसमें 15,000 आवर्स तो अनप्रोडक्टिव इंक्लूडेड है। तो प्योरली प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब ही क्या होता है, जिसमें आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तभी तो उसकी सेल्स जनरेट हुई थी। तो फिर मेरे लिए जो लिंकिंग बनेगी वो 83,03,300 की लिंकिंग 4,45,000 से नहीं बनेगी, वो 4,30,000 से बनेगी। हमें मल्टीप्लाई बच्चे रिक्वेस्टिंग साइलेंस प्लीज, बात नहीं। 15,000 इज वन पोर्शन ऑफ आवर्स लॉस्ट। एक बार ध्यान से सुनो, हमने ना पहले वो 19.31 निकाल लिया। 19.31 कैसे आया, ये सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 4,30,000, ये क्लियर है। नाउ पॉइंट इज, लेबर टर्नओवर की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ वो सिर्फ 15,000 अनप्रोडक्टिव आवर की वजह से नहीं हुआ। एक और लाइन भी तो है कि एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर 1,00,000 घंटे खाली चले गए, नहीं इंक्लूडेड है। बेटा ध्यान से देखो, ये 4,45,000 के बगल में वर्ड क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय लेबर। देयर वर सम पीपल हु वर अवेलेबल फॉर दिस 4,45,000। 1,00,000 इसमें इंक्लूडेड ही नहीं हो सकता, बिकॉज 1,00,000 की डिस्क्रिप्शन ही क्या है, दैट ड्यू टू डिले इन फिलिंग दोस पोस्ट लेबर आ ही नहीं सकी, देयर वर नो पीपल। 1,00,000 घंटे काम हो ही नहीं पाया, देयर वर नो वन अवेलेबल टू लॉग इन दोस आवर्स। अब मैं अगर आपको बोलूं कि लेटस से यहाँ पर जी क्लासेस चल रही हैं, ठीक, आपके पास ना एक्चुअली आपने बैठकर एक दिन में लेटस से आइडियली क्लासेस लगानी चाहिए थी फॉर एग्जांपल 6 आवर्स की, बट ऑन वन पर्टिकुलर डे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कट आपने यहाँ पर क्लासेस लगाई हैं लेटस से ओनली एंड ओनली 4.5 आवर्स की। ध्यान से देखो, वैसे टोटल नॉर्मल वर्किंग डे हमारे पास 6 आवर्स का होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कट एक्चुअली आप यहाँ पर बैठकर गए थे 4.5 आवर्स, एंड उस 4.5 आवर्स में भी बोल दिया कि इफेक्टिवली पढ़ाई तो हमारी 3.5 घंटों की हुई थी, इफेक्टिवली पढ़ाई 3.5 घंटों की हुई थी। नाउ इफ आई आस्क यू, आपकी एक्चुअल प्रेजेंस हेयर कितने आवर्स की थी? 4.5। ठीक है, मैं अगर आपसे आवर्स लॉस्ट की बात पूछूं, मेरे पास आवर्स लॉस्ट दो तरीके के हैं जी। आप लोग इधर थे बट काम 1 घंटे का नहीं हो पाया, और आज लॉस्ट का एक और डिस्क्रिप्शन है कि आप लोग इधर नहीं थे 1.5 घंटे के लिए, 6 आवर्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए थे, आप लोग इधर अवेलेबल थे 4.5। नाउ इफ आई आस्क यू, मैं दोबारा से पूछ रही हूँ,
फॉर हाउ मेनी आवर्स यू वर एक्चुअली सिटिंग हियर 4.5। क्या ये 1.5 आवर्स का नुकसान इस 4.5 में इंक्लूडेड है? नहीं है। क्या ये 1 आवर का नुकसान इस 4.5 में इंक्लूडेड है? यस है। सो एक चीज है, एक्चुअली आप लोगों ने कितने घंटे काम किया? 4.5। जितने घंटों में आप एक्चुअली अवेलेबल हो ही नहीं, वो एक बाहर की बात है, वो इधर ही 4.5 में इंक्लूडेड नहीं हो सकता। नाउ कमिंग बैक टू आपकी क्वेश्चन के फिगर, जो 4,45,000 है ना बच्चे, वो ये फिगर है। इसमें से 15,000 घंटे मेरे अनप्रोडक्टिव चले गए, बट 1,00,000 आवर्स बाहर की बात है कि इसमें लोग ही अवेलेबल नहीं थे। सो इस ये 1,00,000 इस 4,45,000 का हिस्सा नहीं, क्योंकि लोग ही अवेलेबल नहीं थे। 4,45,000 वो डिस्क्रिप्शन है जिसमें लोग अवेलेबल थे, वो अलग बात है। उन्होंने पूरे पूरे उतने आवर्स के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 4,30,000 आवर्स के लिए काम किया। क्लियर विद इट? ठीक, ऑल राइट। हाँ जी, सेल्स लॉस्ट। अब मुझे फाइनल फिगर बताइए। 22 लाख। ओके, नाउ हमने अभी अपने नोटिंग्स में एक चीज सीखी थी, अगर मेरे पास सेल्स लॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी है। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितनी आ गई? 22,20,650 इंटू 20%, ये बताना तो। लीजिए जी, पहले तो ये कंप्लीट करो, वर्किंग नोट नंबर 3, उसके बाद में आपको। हाँ जी, अनप्रोडक्टिव है 15,000। प्रोडक्टिव आज ही लॉस्ट है प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट में एक्चुअल की ट्रेनिंग के अंदर हमारे प्रोडक्टिव आज थे, वो हमारे लॉस्ट हो गए। हम प्रोडक्टिव नहीं होना है। नहीं नहीं, अनप्रोडक्टिव आवर्स की कितने घंटे काम नहीं हुआ, बिकॉज मुझे क्या निकालना है? आवर्स लॉस्ट, कितने घंटे काम हो सकता था ड्यू टू टर्नओवर नहीं हो पाया। तो अनप्रोडक्टिव ही मैं बोलूंगी ना। अगर इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती, ध्यान से सुनो, मेरा कोई ट्रेनिंग पीरियड ही ना क्रिएटेड होता, मेरा कोई ट्रेनिंग पीरियड ही ना क्रिएटेड होता, तो सारे के सारे 30,000 घंटे मेरे प्रोडक्टिव ही जाने थे। वो ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है? लोग नए नए आए हैं, उनको ओरिएंटेशन कर रहे हैं। लोग नए नए नहीं होते, पुराने तो बैठे अपने वर्क स्टेशन पे काम कर रहे होते हैं ना। बस ये बच्चे, सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। पहले ना एक बार जिनको क्लैरिटी है उनका काम करवा देते हैं। हाँ जी, मेन स्टेटमेंट में जाएंगे। एक स्टेटमेंट का नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन पर्टिकुलर्स। ठीक है, एक चीज तो आएगी आपके पास कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट जो कि आपने वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाली, कितनी है कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, वो लिख दो। 4,44,130। और उसके अलावा 4 खर्चे जो क्वेश्चन बता के चल रहा है, जो ड्यू टू लेबर टर्नओवर हुए। देखो, अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो क्या सिलेक्शन कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट होती? नहीं होती, क्योंकि लेबर टर्नओवर हो गई, वो खर्चे हो गए, P&L में डेबिट हो गए, हेंस प्रॉफिट और नीचे चला गया। तो हेंस वो 4 खर्चे भी प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनेंगे। वो 4 खर्चों की अमाउंट लिखो, टोटल आंसर निकाल लो। मैं आंसर अभी कंफर्म कर देती हूँ, अब बताइए जी डाउट। हाँ जी, आपका डाउट क्लियर हो गया जी। मुझे आवर्स लॉस्ट निकालना है कि कितने घंटों का नुकसान हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर। अब बताइए जी डाउट, वर्किंग नोट्स में कोई डाउट? हाँ जी, सेल्स फील्ड फोर्स पे अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो 445 तो होना चाहिए। 445,000 आवर्स में काम हुआ ही नहीं, प्योरली प्रोडक्टिव वो आवर्स है ही नहीं। बिकॉज क्वेश्चन हमें बता रहा है द एक्चुअल डायरेक्ट, एक बार ये लाइन मेरे साथ साथ रीड करना प्लीज। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड, जो एक्चुअल ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स है जी, एक्चुअल आवर्स, इसमें इंक्लूडेड है 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग। सो पॉइंट इज 4,45,000 में 30,000 आवर्स इंक्लूडेड है, यहां तक की बात। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। इस 30,000 का हाफ भी अनप्रोडक्टिव है, मतलब ब्रॉडली 4,45,000 में 15 अनप्रोडक्टिव है। 4,38,000 यस, हाँ जी, फाइनल आंसर जो आप मुझे बता रहे हैं, देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, 557,930, ये तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 557,930 आंसर को लेकर बात नहीं है, पॉइंट इज कोई वर्किंग नोट। हाँ जी,
हाँ जी, लास्ट वाला जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, सेल्स, ये वाली वैल्यू। अच्छा, देखो कंट्रीब्यूशन लॉस तो वर्किंग नोट नंबर 3 से आ गई। उसके अलावा क्वेश्चन हमें 4 और खर्चे बता रहे बच्चे। ये देखो, जो कि लेबर टर्नओवर की वजह से 4 खर्चे हुए। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो ये 4 खर्चे भी ना होते, ये 4 खर्चे ना होते तो P&L में ना जाते, डेबिट ना होते, हेंस प्रॉफिट और ज्यादा हो जाता। थिंग इज लेबर, बच्चे साइलेंस प्लीज। क्योंकि लेबर टर्नओवर हो गई, ये 4 खर्चे हो गए, P&L में डेबिट हो गए, तो प्रॉफिट को इन खर्चों ने गिरा दिया। हेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का नुकसान, तो मुझे ये 4 खर्चे वहां पर ऐड करने पड़ेंगे। कहां पर? कंट्रीब्यूशन कॉस्ट के साथ साथ। तो ये 4 खर्चे यहाँ पर ऐड कर दूं और आंसर देखो। हाँ जी, इधर से सेकंड लास्ट बेंच। अब बताइए क्या डाउट चल रहा है, बताइए। आपका डाउट आज लॉस कैलकुलेट किया है, जी। एक 15 लिखा है, जी, 30 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो एक्चुअल टोटल का टोटल 30,000 कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर, जी। बट वो कॉन्सिक्वेंस ही कैंसिल, वो 15 देखिए देखिए, इट्स नॉट कि 30,000 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड बट क्रिएटेड स्पेशली ऑफ लेबर टर्नओवर। बेसिकली शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4,45,000 में ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड था 30,000 का। इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स ना 4,15,000 होते। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है बेटा जी, तब भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स 4,45,000 ही होते। ट्रेनिंग पीरियड इज नॉट अ स्पेशली क्रिएटेड थिंग, ये चीज है। ठीक है, बस ट्रेनिंग पीरियड को लेकर नाम क्यों बन गया कि नया इंसान आ रहा है उसको सिखा रहे हैं। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो उन 30,000 घंटों के लिए तो पुराना इंसान ही अपने डेस्क पे काम कर रहा होता, किसी की ट्रेनिंग थोड़ी ना चल रही होती। बट पॉइंट इज, ये कोई एक स्पेशली आउट ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जैसे ऑफिस के टाइमिंग होते हैं 9 से 5, ये 9 से 5 में हमने अलग से थोड़ी ना क्रिएट किया है कि 5 बजे के बाद ट्रेनिंग चल रही है। जो ट्रेनिंग चलती है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ बिजनेस में ही चलती है। सो नॉर्मल वर्किंग आवर्स मेरे लिए 4,45,000 ही है। इट इज जस्ट दैट 9 से 5 वाली रूटीन में लेटर से दिन का 1 घंटा ट्रेनिंग के नाम का वेस्ट हो गया। इस चीज से पता 15 इसलिए लिया बिकॉज फुल्ली 30,000 आवर्स वेस्टेड नहीं थे। क्वेश्चन ने सामने से बताया, आउट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 30,000 आवर्स हाफ वर अनप्रोडक्टिव। तो 15,000 ही अनप्रोडक्टिव थे, बाकी 15,000 तो तब भी प्रोडक्टिव थे ना। पॉइंट इज, अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉय, पुराना एम्प्लॉय भी काम कर रहा होता, वो भी 15,000 घंटे काम करता ही करता। ठीक है, वो तो सभी आज में काम कर रहा होता। तो मेरा नुकसान ड्यू टू लेबर टर्नओवर 30,000 घंटों का नहीं है, मेरा नुकसान ड्यू टू लेबर टर्नओवर उन अनप्रोडक्टिव आवर्स का है 15,000। बाकी 15,000 तो वैसे भी पुराने लोग भी प्रोडक्टिव करा ही रहे थे, ये नए लोग भी प्रोडक्टिव करा ही रहे हैं। सो दिस प्रोडक्टिव डजेंट मैटर, अनप्रोडक्टिव एलिमिनेट करवाना। ठीक है जी, आप बताइए डाउट। एक एक करके सबके डाउट्स क्लियर करेंगे बच्चे, बट डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ जी, ऑल राइट ऑल राइट, ऑल डन, ऑल डन, बढ़ सकते हैं आगे। हाँ जी, अगर क्वेश्चन सामने से ऐसे बोलता कि अनप्रोडक्टिव आवर्स इन ट्रेनिंग पीरियड 10,000, तो यहाँ पे 10,000 ही आता है। यस, हाँ। और कुछ? डन है जी। सिमिलर पैटर्न पर वी हैव वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वो केस स्टडी की शेप में है क्वेश्चन, पहले इसको कंप्लीट करो। आंसर आ रहा है सभी के पास? 557930। अच्छा, ये बात सभी को पता है कि आईसीआई मॉड्यूल में हर चैप्टर में केस स्टडी है, पता है आपको? वो इंक्लूडेड है। किसी किसी चैप्टर में इधर आपको बुक में बीच में मिल जाएगी, किसी किसी चैप्टर में लास्ट में मिल जाएगी, तो वो सारी केस स्टडी यहाँ पर है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वन मोर रिसोर्स फ्रॉम आईसीआई टू प्रैक्टिस केस स्टडीज। देर इज समथिंग कॉल्ड केस सिनारियो बुकलेट, पता है ना? कई बार किसी किसी के शायद घर पे भी आ सकती है, या ऑनलाइन ऑर्डर पता नहीं होती है कि नहीं होती है। पीडीएफ तो चलो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर है ही। आप लोगों ने ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स मेजोरिटी खत्म कर लिए हैं ग्रुप 1 के, तो अब पता तो है ना कौन से चैप्टर में क्या है, तो थोड़ा बहुत आइडिया वहां पर ले सकते हो कि अच्छा हाउ डज दोस केसेस लुक लाइक, उनकी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। क्योंकि वहां पर एक तरीके से मिक्स्ड काम भी चल सकता है कि आपको देख के क्वेश्चन देख के, फिलहाल कॉस्ट अकाउंटिंग में तो नहीं पता चलेगा अच्छा ये लेबर का क्वेश्चन है, जब तक एटलीस्ट आप लेबर चैप्टर नहीं कर लेते हो। फिर उधर सीक्वेंस में भी अरेंज नहीं है, चैप्टर वाइज भी अरेंज नहीं है। तो वो रिसोर्सेज को तब उठाना जब आपको सारे सारे चैप्टर्स का बेसिक आइडिया हो।
बट गुड रिसोर्स टू प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास हर चैप्टर का एक एक केस, आपको आईसीए मॉड्यूल जो कि आपकी बुक में पहुंचा हुआ है वो भी मिल जाएगा। केस सिनारियो की प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में आपको अच्छी होनी चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 14। जस्ट बिकॉज इट्स अ केस स्टडी, एमसीक्यू आंसर करने इसका ये मतलब नहीं है कि कॉपी में सॉल्व नहीं किया जाएगा, बस फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व किया और जी जय माता दी ए है जय माता दी बी है, वैसे काम नहीं करने, प्रॉपरली हाथ से सॉल्व करना है। आइए जी आइए। Board of J Limited has been appraised by the general manager that employee attrition rate in the company has increased. Attrition rate मतलब labor turnover rate. Following facts has been presented by GM. Training period of new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of the experienced worker and time required by an experienced worker is 10 hours per unit. देखिए कह रहे हैं कि लेबर टर्नओवर की वजह से नए लोग आए, न्यू रिक्रूट्स आए, उनको ट्रेन करने का टोटल टाइम पीरियड है 50,000। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं 50,000 घंटों में, काम कर रहे हैं बट एट अ स्लो स्पीड। तभी बोला गया कि न्यू रिक्रूट्स की प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू द एक्सपीरियंस्ड ओल्ड वर्कर इज 60%। और वैसे एक सेंटेंस बोला गया कि अगर एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड वर्कर ही काम करता रहे तो उसके काम करने की स्पीड क्या है, एक यूनिट को बनाने के लिए 10। चलो आगे बढ़ते हैं। 20% of the output during training period was defective and cost of rectification of a defective unit was 25। कह रहे हैं जी पहले सेंटेंस में क्या बोल दिया था कि एक तो ट्रेनिंग पीरियड में न्यू रिक्रूट्स के काम करने की स्पीड भी स्लो है जी। अच्छा, काम करने की स्पीड स्लो तो है, ज्यादा टाइम लेकर कम आउटपुट बना रहे हैं, जो बना रहे हैं उसमें से भी 20% डिफेक्टिव बना रहे हैं, उस डिफेक्टिव को ठीक करने की कॉस्ट है 25 पर यूनिट। फिर पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वाज 1 लाख आवर्स। ये पिछले क्वेश्चन जैसी लाइन है कि 1 लाख घंटे तो ऐसे वेस्ट हुए कि पुराना वर्कर जा चुका है और उसकी जगह अभी नया भी नहीं आया। तो ट्रेनिंग पीरियड अलग चीज हो जाती है जी। ट्रेनिंग पीरियड तो तब होता है कि जब नया वर्कर आ गया उसको काम सिखा रहे हैं, वो अलग चीज है जी। 1 लाख घंटे जो बीच के रह गए उसमें तो काम करने के लिए कोई नहीं था, तो ये भी आवर्स लॉस का हिस्सा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180, पीवी रेशो बता दी 20%। अच्छा, पीवी रेशो से बेटा याद आया, पिछले क्वेश्चन का एक सेंटेंस तो रह ही गया था पीवी रेशो से, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला सेंटेंस मैंने आपको होल्ड पे रखवाया था। Assuming that potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices। कह रहे हैं कि लेबर टर्नओवर की वजह से कुछ आउटपुट ना बन पाया, बनता तो सेम सेलिंग प्राइस पे ही बिकता। हमें क्वेश्चन नंबर 9 ने सेलिंग प्राइस नहीं बताया था, बट पॉइंट इज सेम सेलिंग प्राइस से इंडिकेशन लगाओ कि उसके लिए पीवी रेशो भी सेम ही रहती। मैंने आपको क्या बताया, आउटपुट जितना मर्जी लेते जाओ, पीवी रेशो रिमेन्स द सेम एज लॉन्ग एज सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो पॉइंट इज हमने जहां एक्चुअल रिजल्ट में पीवी रेशो देखी थी 20%, एक्चुअल सेल्स के लिए अगर पीवी रेशो 20% एप्लीकेबल थी तो सेल्स लॉस के लिए भी पीवी रेशो एप्लीकेबल 20% है। तो अल्टीमेटली मुझे उस लाइन की कोई इंप्लीकेशन नहीं, उस लाइन को पढ़े बिना हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, बट स्टिल आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो आउटपुट बन सकता था वो किसी और सेलिंग प्राइस में बिकता, ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए कमिंग बैक, कोई इंप्लीकेशन नहीं थी उस सेंटेंस की खास। सेलिंग प्राइस बता दिया, पीवी रेशो बता दिया, सेटलमेंट कॉस्ट बता दिया, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बता दिया, ट्रेनिंग कॉस्ट बता दिया। नाउ यू बीइंग एन एसोसिएट फाइनेंस टू जीएमएचआर हैज बीन आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, अब देखिए वैसे तो आप क्योंकि पहली केस स्टडी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन रीड करवा दिया कि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 9 से, बट मैं आपको बोलूं एग्जाम में केस स्टडीज को टैकल करने का तरीका। केस स्टडी पहली बात तो कब एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है आपको पता है? बाद में, लास्ट के 15 मिनट में, आधे घंटे में, 20 मिनट में, बीच में। देखो आपको ये भी पता है कि आपको रीडिंग टाइम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर मिलता है, केस स्टडी बुकलेट या एमसीक्यू बुकलेट कब मिलती है? एग्जैक्टली 2 बजे। अब एकदम से हाथ में आंसर शीट भी आ रही है और एमसीक्यू बुकलेट भी आ रही है, हमने एमसीक्यू बुकलेट की शक्ल तक नहीं देखनी, प्लीज उसको साइड कर लो। बिकॉज रीडिंग टाइम 15 मिनट लेकर आप डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन को लेकर एक माइंडसेट बना चुके हो, पहले क्या करना है, क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना है। पहला 1 घंटा शुड बी परफेक्ट एक्यूरेसी वाला घंटा, कि जिसमें जो चीजें पहले आती है फटाफट फटाफट वो हमने 1 घंटे में खत्म कर दी, राइट। तकरीबन 40 से लेकर 45 नंबर का पेपर जो है पहले 1 या सवा घंटे में हो जाना चाहिए। उसके बाद यू विल पिक एमसीक्यू बुकलेट
एमसीक्यू बुकलेट में भी जैसे हर सब्जेक्ट का पैटर्न अलग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, 5 छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पहले वो सॉल्व करो, फिर 2 केस स्टडी होती है, केस स्टडी उसके बाद। केस स्टडी में भी पहले तो ना उसके जो 5 क्वेश्चंस है केस स्टडी के, उनकी तरफ नजर डालो। एक तो आपको आइडिया लगेगा कौन से चैप्टर से पूछी गई है, और एक तो आपको आइडिया लगेगा कि चैप्टर का भी कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। नहीं तो पता क्या होता है, पहले हम केस स्टडी के पैराग्राफ पढ़ते हैं, और आईसीआई की ना कई बार ये बीमारी है, वो शुरू के 2 पैराग्राफ बिल्कुल वेस्ट बताते हैं, जिनका हमारे आंसर से कोई लेना देना नहीं होता, और इतनी गंदी लैंग्वेज होती है ना, वो हम देख के वैसे ही घूम जाते हैं, समझ ही नहीं आता। फिर जब आपको पता है कि अल्टीमेटली बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप उन 2 गंदे पैराग्राफ से घबराओगे, सीधी सी बात है। फिर आपको साथ साथ रीडिंग के टाइम पे पता चल जाएगा क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ना आपके पास आगे जाके चैप्टर आते हैं जिसमें ना वही मेथड पढ़ते हो, अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है जी, फीफो है जी, लीफो है। एक केस स्टडी पेपर में आई, पहले तो ना उन्होंने फीफो लीफो वेटेड एवरेज, फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स गिनाने शुरू कर दिए, ठीक है, बच्चा पढ़ते हुए कंफ्यूज कि अच्छा ये तीनों मेथड से करना क्वेश्चन, फीफो लीफो गिना दिया। लास्ट में एमसीक्यू स्टार्ट होने से पहले एक लाइन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग फीफो मेथड। पहले लीफ और वेटेड एवरेज की पूरी कहानी मारी है, ये फायदा ये नुकसान, अच्छा ये हो गया था जी, वो हो गया। जब आपने एमसीक्यू पहले से पढ़ रखे हैं, आपको पता करना ही फीफो है, तो आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन पहले से ही माइंड से निकाल के चलोगे। सो दिस इज वन एडवांटेज, यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ अ केस स्टडी बिफोर रीडिंग द केस इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड एमसीक्यू। एमसीक्यू में देखो 30 मार्क्स का है, जस्ट बिकॉज इट इज एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि हम जी 10 मिनट में सॉल्व कर दे या कैलकुलेट में सॉल्व कर ले, रफ स्पेस में हाथ से लिखकर न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना ही करना है, बिकॉज ये एक 2 धारी तलवार है आपके लिए। पॉइंट इज, सही कर गए तो ऐसा लगता है कि यार 30 नंबर पूरे पूरे भी आ गए, बढ़िया चीज है, एग्रीगेट में बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट अगर ये 30 नंबर में जस्ट बिकॉज आपकी जल्दबाजी रही है, आपने मार्क्स का नुकसान कर लिया, तो बहुत बड़ा हिट भी मिल जाता है। तो इनको लाइटली नहीं लेना, लगाओ इसके ऊपर यार, 40 मिनट लगा लो, 45 मिनट लगा लो, और फिर लास्ट का 1 सवा घंटा जो भी टाइम रह गया रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव, जिसको आपने लास्ट के लिए छोड़ा था, जिसमें मे भी सोचने का टाइम लगे या क्वेश्चन लेंदी लग रहा था, छूटने के चांसेस लग रहे थे। तो हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में पेपर फ्लो ऐसे ही होना चाहिए, शुरू का 1 सवा घंटा डिस्क्रिप्टिव जो बहुत बढ़िया तरीके से आता है, फिर बीच में एमसीक्यू पोर्शन, और फिर लास्ट में फिर से कम बैक टू डिस्क्रिप्टिव, जिसको सोचने में टाइम लगेगा या लेंदी लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, वगैरह वगैरह। सो दैट अगर कुछ पेपर छूट भी गया तो अपने को रिग्रेट नहीं है कि यार आती हुई चीज छूट गई। बहुत बच्चे जो एमसीक्यू लास्ट में पिक करते हैं ना, वो पेपर देकर आकर खोल कर देखते हैं, मैम ये एमसीक्यू सॉल्व हो सकता था, बस मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने तो तुक्के मार दिया एबीसीडी का, अदरवाइज सॉल्व कर सकता था, अगर सॉल्व करता तो सही आंसर हो जाता। सो प्लीज एमसीक्यू को रेजिडुअल चीज कभी नहीं समझना, हमेशा बीच में उसको पिक करो, इट्स अ वेरी स्कोरिंग पोर्शन फॉर यू जी। ठीक है जी, डन होगी बात, चलो खैर। अब देखिए जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, हाउ मच क्वांटिटी इज लॉस, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन कंपनी इनकर ड्यू टू लेबर टर्नओवर, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, ये भी बता देंगे जी। कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर, बिल्कुल अल्टीमेट आंसर प्रॉफिट लॉस्ट का होता है। एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर, न्यू वर्कर आया, उसको अभी काम करना नहीं आता, इसलिए वो स्लो स्पीड से कर रहा है, तो स्लो स्पीड की वजह से कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लॉस्ट हो गया। अब क्वेश्चन को ये मानते हुए कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये मानते हुए कि प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अगर आता तो हम कैसे सॉल्व करते। आइए जी आइए, वर्किंग नोट नंबर 1। बच्चे बिल्कुल पहली लाइन पिक करना, रीड करना जरा उसको, पहले पहले पॉइंट को, बुलेट पॉइंट को। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स वाज 50,000 आवर्स, एंड ड्यूरिंग दीज 50,000 आवर्स उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 60% एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस वर्कर। और एक्सपीरियंस वर्कर अगर काम करता तो उसके काम करने की स्पीड क्या है, 10 आवर्स पर यूनिट। ठीक है जी, अब लिखना आउटपुट दैट could have been produced by experienced worker in 50,000 hours। वही बात है जी, अगर इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती
तो एक्सपीरियंस वर्कर ही काम करते हैं। अब ये नहीं बोलेंगे बच्चे कि मैम 50,000 घंटे क्रिएट ना होते ट्रेनिंग के, ये 50,000 घंटे प्रॉपर प्रोडक्टिव आवर्स होते, नाम उसका ट्रेनिंग ना होता, नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते। और इन नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ 50,000 में उनके काम करने की स्पीड क्या थी? 10 आवर्स पर यूनिट। तो वो कितना आउटपुट बना लेते? 5,000। ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है, आउटपुट दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, जो आउटपुट बन सकता था। However, output actually produced by new recruits in 50,000 hours. हाँ जी, उनके काम करने की एफिशिएंसी, जो प्रोडक्टिविटी है, वो 60% है। मतलब उन्होंने असली में बनाए 3,000 यूनिट्स। हेंस आउटपुट लॉस्ट इन ट्रेनिंग पीरियड कितना आ गया? 2,000 यूनिट्स। ये है हमारा पहला वर्किंग नोट, जो कि पहले बुलेट इंफॉर्मेशन से ही आ रहा है। क्या कि अगर उन 50,000 घंटों में एक्सपीरियंस लोग, पुराने लोग काम करते तो 5,000 यूनिट बना सकते थे। हाउएवर नए लोगों ने काम किया, उनकी 60% प्रोडक्टिविटी थी, तो उन्होंने तो सिर्फ 3,000 यूनिट बनाए। तो कितने यूनिट का नुकसान हो गया? कितने यूनिट का? 2,000 का। पिछला क्वेश्चन आवर्स लॉस्ट की बात कर रहा था, अब इस क्वेश्चन में हम आउटपुट लॉस्ट की बात करेंगे। ठीक। अच्छा, सेकंड पॉइंट छोड़ते हुए एक थर्ड पॉइंट पर आना, पोटेंशियल आवर्स भी लॉस्ट कुछ है? 1 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2, आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल आवर्स लॉस्ट। 1 लाख घंटे काम हो ही नहीं पाया, पीपल ही अवेलेबल नहीं थे, लोग ही अवेलेबल नहीं थे। हाँ जी, एक बार सभी लोग स्क्रीन पर फोकस करें। इन 1 लाख घंटों में देखो, अगर इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती, लोग अवेलेबल होते। कौन से लोग अवेलेबल होते? पुराने वाले, जिनके काम करने की स्पीड क्या है? 10 आवर्स पर यूनिट। तो अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो कितना आउटपुट बन सकता था? 10,000 यूनिट्स, जो बन नहीं पाया क्योंकि लोग ही नहीं थे। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो 1 लाख घंटों में भी काम होता। 1 लाख घंटों में फिर काम कौन करता? एक्सपीरियंस वर्कर, जिनके काम करने की स्पीड क्या है? 10 आवर्स पर यूनिट। हेंस वो 10,000 यूनिट बना लेते अगर लेबर टर्नओवर ना होती। क्योंकि टर्नओवर हो गया तो 10,000 यूनिट्स का और नुकसान। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल आउटपुट लॉस्ट, बेटा जी, एक आउटपुट तो लॉस्ट ऊपर 2,000 था ड्यू टू स्लो स्पीड, और एक आउटपुट 10,000 का और लॉस्ट था ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी। ठीक है जी, तो टोटल कितने यूनिट्स का नुकसान? 12,000 यूनिट्स का। अब बिफोर आई प्रोसीड अहेड, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 में कोई दिक्कत है तो बताओ। डन। डन, एब्सोल्युटली डन। ठीक। ओके। जो हमने एक बुलेट पॉइंट नंबर 2 बीच में छोड़ा था, वो किस चीज का था? क्या बोला? 20% ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। मुझे बताओ, असली में आउटपुट बना बना कितना ट्रेनिंग पीरियड में? 3,000। और उसका भी 20% डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हो गए? और उन डिफेक्टिव यूनिट्स को ठीक करने की रेक्टिफिकेशन कॉस्ट 15,000। लीजिए जी, ये सेकंड बुलेट पॉइंट हैंडल हो गया। हाँ जी,
नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है सेलिंग प्राइस पर यूनिट का पीवी रेशो का। अब ध्यान से देखो, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सेल्स लॉस्ट। मुझे बताओ पर यूनिट सेल यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बताया हुआ है 180, और कितने यूनिट्स लॉस्ट हो गए मेरे पास 12,000 यूनिट्स। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है 21,60,000 सेल्स लॉस। 12,000 यूनिट्स बन सकते थे, ना बन पाए, हेंस 180 पर यूनिट के हिसाब से सेल्स जनरेट हो सकती थी 21,60,000 की, ना जनरेट हो पाई। सेल्स लॉस से फिर क्या निकल कर आएगा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। वो कैसे निकल कर आएगा सेल्स लॉस्ट इनटू पीवी रेशो। चलिए जी 4,32,000 बिल्कुल ठीक है, 20% है ना पीवी रेशो। ठीक, नाउ वी आर डन विद आवर वर्किंग नोट्स। अब बनेगी मेन स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, ऑलराइट। प्रॉफिट लॉस्ट में हाँ जी, एक तो कंट्रीब्यूशन लॉस लिख दोगे बच्चे, कितना कितना 4,32,000। अच्छा, एक रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी लिखोगे। अगर लेबर टर्नओवर ना होता तो काम तो एक्सपीरियंस लोग करते, वो थोड़ी ना डिफेक्टिव आउटपुट बनाते हैं। कितनी थी रेक्टिफिकेशन, 15,000, और फिर हमारे पास जो 3-4 और खर्चे दिए हुए वट एवर, टोटल आंसर कितना आ रहा है वो 9 लाख। कड़क आंसर आ रहा है, कॉन्फिडेंस में मिल गया, सही काम किया होगा, है ना। चलो जी, नाइन लाख आंसर आ गया, चेक कर लीजिए। हाँ जी, नाउ एमसीक्यूज डिस्कस करें। हाँ जी, सबसे पहले हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। टोटल आउटपुट लॉस कितना है 12,000, ऑप्शन सी। हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन कंपनी इनकर ड्यू टू लेबर टर्नओवर, कंट्रीब्यूशन लॉस 4,32,000, ऑप्शन ए। What is the cost of repairing of defective units? Rectification cost. Option B. Calculate profit lost by the company. 9 lakh. Option D. And how much quantity of output is lost? ध्यान से पढ़ना, is due to inexperience of new worker. Inexperience मतलब उनके काम करने की स्पीड स्लो है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ने क्या बोला था 2,000। बेटा 2,600 यूनिट्स कैसे हुआ बेटा? रेक्टिफिकेशन करी ही इसलिए ना ताकि वो गुड यूनिट बन सके। अगर सोचो वो यूनिट लॉस या यूनिट वेस्टेड मैं मानो, फिर रेक्टिफिकेशन भी करती फिर भी आउटपुट बेकार है जी, वेस्ट हो गया, ऐसा थोड़ी ना। रेक्टिफिकेशन करी ही इसलिए है ताकि वो आउटपुट लॉस्ट ना हो सके, गुड यूनिट बन सके, इसलिए आंसर इज 2,001। ठीक है जी, डन हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है सी, ए, बी, डी एंड सी। यही आ रहे हैं सभी के पास, यही आ रहा है जी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ सिमिलर क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, मई 2024 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स का, यही वाला एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन 6 मार्क्स का इन मई 2024। वो हमारे सामने जब भी स्कैनर आ जाएगा हम देख लेंगे। ठीक, आज हमने टॉपिक एक वाइंड अप किया है इस चैप्टर का, दैट इज कंट्रोल ऑफ लेबर टर्नओवर। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बट उससे पहले मुझे डिस्कस करना है कुछ पोर्शन ऑफ कॉस्ट शीट। कल सुबह सुबह बिल्कुल कॉस्ट शीट से ही शुरुआत करेंगे।
एंड प्लीज नाश्ता वास्ता घर से करके आना, क्योंकि ना हम जाम केचप करते रहते हैं, तो थोड़ा भूख लग जाती है सुन सुना के। प्लीज थोड़ा सा ये नाश्ता करके आना, ये ना कहना मैम ध्यान नहीं लग रहा, भूख लग। ठीक, चलो जी, तो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी आप लोगों की ब्रेक है।